गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आ जाइए सब। चलिए स्टार्ट करेंगे। ओके, 10 स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं अभी। ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो लास्ट हमने खत्म कर लिया था यूनिट, हमारा जो चैप्टर 2 था, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 तीनों ही खत्म थे। डिमांड, सप्लाई और कंज्यूमर हमने कवर कर लिया था, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट यूनिट था उसमें। अब उसी जो यूनिट है, जो हमने कॉन्सेप्ट समझे थे, उसी के ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज आज हम कवर करेंगे, ठीक है। इंडिविजुअली मैं कंज्यूमर का नहीं लेके आया, क्योंकि अब तो हमने इंडिविजुअली डिमांड और सप्लाई का देख लिया था, ठीक है। अब मटेरियल का करेंगे हम। मटेरियल में डिमांड, सप्लाई और कंज्यूमर तीनों का मिक्स होके है एमसीक्यूज। तो आपको तीनों यूनिट के जो एमसीक्यूज है वो ध्यान में रखने हैं, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और कहीं भी कोई डाउट हो तो वहां पे आप पूछना। यहाँ पे एमसीक्यूज बहुत सारे हैं, 120 एमसीक्यूज हैं, ठीक है। तो कोशिश करेंगे बेटा जल्दी जल्दी कवर करें, 2 क्लासेस में हम कवर कर लें 50-60 एमसीक्यूज पर क्लास में देके, ठीक है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ स्टार्टिंग में जो है क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है। और ये तो मैंने एज अ होमवर्क दे दिया था आपको कि इसमें से काफी एमसीक्यूज जितना पॉसिबल हो आप लोग करके रखना, और यहाँ पे जस्ट हम डिस्कशन कर लेंगे कि इसका ये है ऑप्शन, इसका ये है ऑप्शन, ठीक है। डाउट हुआ तो समझ लेंगे, अदरवाइज जल्दी जल्दी उसको बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो करेंगे स्टार्ट बेटा, ठीक है। यूनिट हमारा खत्म हुआ था कंज्यूमर बिहेवियर, और अब सीधा आएंगे एमसीक्यूज पे और स्टार्ट करते हैं हम। चलिए। हाँ। आ जाइए अब। ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है। अगर प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे मिलेगा तो वो होगा इलास्टिसिटी का, कुछ है क्वेश्चंस वहां से हम देखना स्टार्ट करेंगे फिर, अगर इलास्टिसिटी का कोई क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। वीडियो सब ऑन रखेंगे, ठीक है। एमसीक्यू सेशन है, पार्टिसिपेंट्स दिखने चाहिए, आपका पार्टिसिपेशन भी दिखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि सबने ही ये कवर किया है तो नॉर्मल सी बात है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आंसर सबका सही होना चाहिए। और कोई खास एमसीक्यूज है नहीं, जहां मैं देख रहा हूँ स्टार्टिंग में सिंपल है, ठीक है। कहीं कहीं छोटे छोटे क्वेश्चन है जहाँ पे आपको माइनर सा कॉन्सेप्ट पहचानना होगा, ठीक है। थोड़ा सा तो घुमाएंगे, एकदम डायरेक्ट तो नहीं दे सकते ना सारे क्वेश्चन, क्योंकि पेपर का हर एक लेवल होता है ना, इजी लेवल भी होता है, मॉडरेट लेवल भी होता है, थोड़ा सा टफ भी होता है। तो थोड़ा सा तो वो आपको घुमाएंगे, ठीक है। तो आपको अपना बस माइंड ठीक रखना है, क्वेश्चन को आराम से समझना है और देखना है वो क्या कह रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके ऑप्शन शुरू हो जाने चाहिए अब चैट बॉक्स में आना। हम फर्स्ट एमसीक्यू से ही स्टार्ट करते हैं कि ये जो हमारा डिमांड जो है, डिमांड का डेफिनेशन ही पूछ लिया है सबसे पहले, ओके। तो अकॉर्डिंग टू यू इसका क्या ऑप्शंस लगता है आपको फर्स्ट क्वेश्चन का? ओके, ठीक है। बात तो चारों ही ऑप्शन में है जो डिमांड में होता है, बट डिमांड के डेफिनेशन को कंप्लीट कौन कर रहा है? तो क्योंकि नॉर्मल सी बात है, हमारा हम देख सकते हैं यहाँ पे जो एमसीक्यूज का जो मैं ये ऑप्शन देख रहा हूँ सब मेजोरिटी में चल रहे हैं, डी ऑप्शन बोल रहे हैं सब, विच इज गुड, एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सही बात है। मैंने आपको बता ही दिया था, डिमांड में सिर्फ विलिंगनेस नहीं, एबिलिटी नहीं, बल्कि प्राइस पता होना चाहिए, क्वांटिटी कितनी खरीद रहे हैं वो पता होना चाहिए, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आप कितना डिमांड कर रहे हो ये भी पता होना चाहिए। वेरी गुड, सबका एक ही आंसर है। मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड वन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड से मतलब आप क्या समझते हो? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड जो ये ऑप्शंस दे रखे हैं ये कब होता है? तो चलिए आंसर कीजिए। फिफ्थ पे आएंगे तब उसका डाउट क्लियर करेंगे बेटा। बट सेकंड ऑप्शन आप बताओ, सेकंड में क्या है एमसीक्यूज में ऑप्शन? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, सबका सही है। बी इज द करेक्ट आंसर, एकदम सही बात है। ये जिन बच्चों की वीडियो ऑन नहीं है ना, वीडियो ऑन रखें, ठीक है। बार बार ये बीच में ना बोलना पड़े, वीडियो ऑन रख लो अभी से, बिकॉज यही काम नहीं है, ठीक है। बीच बीच में यही एक आपको नई एक वार्निंग दी जाएगी, तो एक तरीके से ना अपना वीडियो ऑन रखो और यहाँ पे ध्यान दो सीधा,
MCQs पे। चलो, दिस इज सेकंड का तो आपका बी है ही, बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब प्राइसेस में चेंजेस होते हैं, राइट। और कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिमांड कम हो जाना, तो डिमांड कम तब होती है जब हमारा प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, वेरी गुड। थर्ड वाला पे आइए। ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग आर अज्यूम्ड टू रिमेन द सेम व्हाइल ड्राइंग एन इंडिविजुअल डिमांड कर्व फॉर ए कमोडिटी। सब कुछ हम मान के चलेंगे कि सेम रहेगा assumptions में, बस एक को छोड़ के। तो कौन सा एक वो assumption है डिमांड का जो सेम नहीं रहना चाहिए? वेरी गुड, राधा करेक्ट, मयंक एकदम सही बात है, ध्रुव सही, सबका एक लाइन से सही रिस्पॉन्स आ रहा है, वेरी गुड, सबका ही सही है। और आंसर सब करो भाई, अभी तक तो ये डिमांड का नॉर्मल रिलेशन ही चल रहा है, प्राइस डिमांड, यही सब है। अमन गलत क्यों बता रहे हो बेटा थर्ड का? मॉनेटरी इनकम कांस्टेंट रहती है, इनकम तो हमने बात करी थी, इनकम विल बी कांस्टेंट, प्राइसेस कांस्टेंट नहीं रह सकते ना, प्राइस कांस्टेंट कर दिया तो तुम क्या रिलेशन पढ़ोगे फिर डिमांड और प्राइस में, जब तुम प्राइस को चेंज ही नहीं कर रहे हो। तो इनकम तुम्हारी कांस्टेंट रहनी चाहिए, राइट। और प्रेफरेंसेस कांस्टेंट रहने चाहिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एंड सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस भी कांस्टेंट रहने चाहिए। वेरी गुड, सबका सही है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ MCQs पे। फोर्थ वाला देखो बेटा, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गुड्स इन ए सब्स्टिट्यूट। तो वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, सामने ही दिख रहा है कौन सा है सब्स्टिट्यूट गुड्स, वेरी गुड, सबका सही है। जो लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं वो लोग भी करें भाई, सिंपल सही तो है MCQs। करेक्ट, सबका सही है, ठीक है। यस, सो बी इज द करेक्ट आंसर, टी एंड कॉफी इज द सब्स्टिट्यूट गुड्स, राइट। सिंपल सी बात है, कोई डिस्कशन तो इसमें मांग नहीं रहा है, ठीक है। तो इतना डिटेल में भी नहीं जाते हैं। पेन इंक जैसे हो गया, पेन इंक कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना, शर्ट ट्राउजर साथ में पहनोगे ना, सब्स्टिट्यूट थोड़ी ना है भाई। और टी और शुगर, शुगर चाहिए ही टी बनाने के लिए, तो दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, फिफ्थ वन वाला भी हमारा थेरेटिकल ही कॉन्सेप्ट है, लाइक इसमें हमें ना वैल्यू पूछ रहा है फिफ्थ में, या सो अकॉर्डिंग टू यू फिफ्थ का आंसर क्या होना चाहिए, बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, सबका सही है। कह क्या रहा है, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, जहां पे स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व बनता है वहां पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मिड पॉइंट पे कितनी होती है। अब इतना हमें पता है, एक स्ट्रेट डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और ये हमने जो ज्योमेट्रिक मेथड किया था उसमें हमने ये समझा था कि ज्योमेट्रिक मेथड में आपके पास 5 पॉसिबिलिटीज होती थी, ग्रेटर इलास्टिसिटी, लेस इलास्टिसिटी, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक। तो जब आप डिमांड करके मिड पॉइंट पे होते हो ना, तो वहां पे यूनिटरी इलास्टिसिटी होती है, इक्वल्स टू 1, क्योंकि वहां पे प्राइस में भी उतना ही चेंज है जितना डिमांड में चेंज होगा। तो 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, सबका ही सही है। डाउट आए ना किसी भी क्वेश्चन में तो एक बार मुझे बताना, ठीक है, किसी का भी कोई डाउट हो मैं वो क्लियर करके फिर आगे बढ़ूंगा। आई एम अज्यूमिंग कि ऑप्शंस का आंसर कर रहे हो तो सबको पता है ये बात, ठीक है। और अभी तो बहुत सिंपल ही चल रहा है ये सब। फाइन, सिक्स्थ पे आ जाइए, लॉ ऑफ डिमांड। यस, लॉ ऑफ डिमांड assuming other things remain constant establishes the relationship between, सारी चीजों को कांस्टेंट कर दो, लॉ ऑफ डिमांड जो है वो किन चीजों के बीच में रिलेशनशिप बताएगा। यस, ठीक है, सबका ठीक है। भावेश रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो आप? आपका तो कहीं पे आंसर ही नहीं आ रहा। और जन्नत, हाँ चलो आपका यहाँ पे आया, चलो न्यू स्टूडेंट है ये सर सब। क्वेश्चन क्लियर ही नहीं चमक रहा ठीक से। कौन सा क्वेश्चन, यही वाला? हाँ सर क्वेश्चन क्लियर नहीं चमक रहा ठीक से, ब्लर ब्लर दिखाई दे रहा है थोड़ा। एक मिनट, बताते ना बेटा, चलो एक मिनट रुको, मैं करता हूँ थोड़ा सा। हमारे लिए संदेश लाया है, अभी दिख रहा है? हाँ यस सर अभी दिख रहा है क्लियर।
ठीक है, एक मिनट। समझ जाना चाहिए था कि वो क्या कहना चाहता है। देखो इसको ज्यादा हम जूम करते हैं ना तो थोड़ा सा हाँ इतना तो ठीक है, चलो। और ये मटेरियल जो होगा ना आपका, उसमें है ये एमसीक्यूज, ठीक है, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, सो सिक्स्थ वाले का तो हो गया, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, एकदम सही बात है, ठीक है। चलो सेवेंथ का बताओ अब। Identify the factor which generally keeps the price elasticity of demand good for a good low. ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ऑलमोस्ट लो रहेगी, मतलब इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक। तो ये हमारा वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हमने किया था। ओके, बताइए सेवेंथ का। वेरी गुड, 2 स्टूडेंट का यहाँ पे रिस्पॉन्स आया है अभी तक। यस, ठीक है ध्रुव, वही ऑप्शन है। बताओ बेटा बाकी लोग। ठीक है मयंक, करेक्ट। ठीक है भावेश, वेरी गुड। बी इज द ऑप्शन, वेरी गुड। नॉर्मल सी बात है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अगर तुम्हें लो चाहिए, ओके, कहाँ पे लो रहेगा, अगर वैरायटी ऑफ यूजेस है उस गुड्स के, ठीक है, तो फिर तो नॉर्मल सी बात है, उसका लो नहीं रहेगा, हाई रहेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे यूजेस में आती है वो कमोडिटी। तो अगर आप प्राइसेस में थोड़ा सा भी चेंज करोगे तो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा, क्योंकि लोग क्या करेंगे कि हमने इस यूज पे नहीं लगाया, उस पे अब नहीं लगाएंगे ये प्रोडक्ट, हम इस यूज के लिए अब यूज करेंगे इसको, ठीक है, तो ये उनका पर्पस बदल जाएगा फिर। वेरी लो प्राइस तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, अगर माइनर सा भी चेंज करते हैं हम प्राइस में तो मतलब इतना कुछ गुड्स के लिए हमारे लिए वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा डिमांड को, ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है लो प्राइस से आपका इतना इफेक्ट नहीं होता है। क्लोज सब्सटीट्यूट से अगेन बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं ना, जितने सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होंगे तो। और हाई प्रपोर्शन अगर आप इनकम का स्पेंड कर रहे हो तो नॉर्मल सी बात है, वहां भी चेंज हो जाता है, क्योंकि आप इनकम का मेजर पोर्शन वहां पे स्पेंड कर रहे हो, दैट मीन्स ये लग्जरियस गुड्स होंगे, ठीक है, और लग्जरियस गुड्स की हाई इलास्टिसिटी होती है। ओके, एट्थ पे आते हैं। एट्थ का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, आइडेंटिफाई identify the coefficient of price elasticity of demand when the percentage change when the percentage increase in the quantity is smaller than the percentage fall in price। simple, अगर तुम्हारा जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड है ना, वो उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो ये वो वाला इलास्टिसिटी है जहां पे आपका परसेंटेज चेंज इन डिमांड विल बी लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सोच समझ के आंसर दो। वेरी गुड, सबका सही है, एक रिस्पॉन्स मेरे पास गलत आया था। वेरी गुड, नॉर्मल सी बात है, अगर तुम्हारे डिमांड में ज्यादा चेंजेस नहीं है एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस, तो तुम्हारी इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1। सिंपल, तो एक ऑप्शन जिन्होंने ग्रेटर देन 1 बोला था ना, वो ऑप्शन गलत है। ग्रेटर देन 1 तब होता है जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड ना ज्यादा चेंज नहीं हुई है एज कंपेयर टू प्राइस, सो द इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1। यस कृतिका, ओके, क्लियर हो गया होगा वो आपको। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। यस, नाइन्थ, इन केस ऑफ इन हम नाइन्थ वाला ही, हाँ, इन केस ऑफ एन इंफीरियर गुड द इनकम इलास्टिसिटी विल बी वेरी गुड। सबका ही सही रिस्पॉन्स है। ध्यान करो, जब तुम्हारा गुड इंफीरियर होता था तो इनकम इलास्टिसिटी उसकी कितनी होती थी। इनकम इलास्टिसिटी का मतलब होता है जो भी गुड्स तुम पढ़ना चाह रहे हो या खरीदना चाह रहे हो उसके बीच में रिलेशनशिप पढ़ना चाह रहे हो, इनकम और उस कमोडिटी के बीच में रिलेशनशिप कैसा होगा। तो यहाँ पे गुड तो मैंने तुम्हें दे दिया इंफीरियर गुड है, ठीक है,
और मैंने तुम्हें इनकम के साथ जोड़ने के लिए बोला इसको। तो तुम खुद बताओ इंफीरियर गुड का इनकम के साथ रिलेशन कैसा होता है? अगर इनकम बढ़ाएंगे तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? और अगर इनकम कम हो जाएगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? इंफीरियर गुड्स वो होते हैं जहाँ पे कंज्यूमर जो है ना, ये टेंडेंसी होती है कि अगर मैं ज्यादा कमा रहा हूँ तो मैं वो सामान कम खरीदूं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, अगर कोई हाई इनकम पर्सन होगा, हाई सोसाइटी वाला, ठीक है, तो वो लोकल ब्रांड की चीजें क्यों खरीदेगा? उनके क्लास अलग होते हैं, उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अलग होता है, उनके चॉइसेस अलग होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, जब इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था ना, एक फुल क्रीम मिल्क होता है, एक टोन्ड मिल्क होता है, ठीक है। तो अगर इनकम बढ़ेगी तो जो लोग टोन्ड मिल्क खरीद रहे थे वो अब नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो उनके लिए अब इंफीरियर हो चुका है। और अगर इनकम बढ़ी है तो वो लोग क्यों सोचेंगे कि हम इंफीरियर प्रोडक्ट्स खरीदें, अच्छा सामान खरीदते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन नहीं होगा। पॉजिटिव नॉर्मल गुड्स के केस में होता है जहाँ पे इनकम के बढ़ने के साथ डिमांड भी बढ़ती है। इंफीरियर गुड्स के केस में जो रिलेशनशिप है इनकम का और डिमांड का वो नेगेटिव होता है। इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। खुद सोचो ना, इंफीरियर प्रोडक्ट्स तुम क्यों खरीदोगे जब तुम्हारा इनकम बढ़ेगा तो। ठीक है, moving towards next 10th. Yes. क्या कह रहा है 10th वाला? इफ द डिमांड फॉर ए गुड इज इन इलास्टिक, अगर एक गुड की डिमांड इन इलास्टिक है तो इंक्रीज इन इट्स प्राइस विल कॉज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर्स ऑफ द गुड। बताइए, ये आपका जो मैंने वो मेथड कराया था ना, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, उसको देखो एक बार। ये वाला कॉन्सेप्ट उतना ध्यान नहीं रह पाता स्टूडेंट्स को, पता है मुझे। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड वाला वो देखो एक बार, ठीक है। और अगर पता है तो बताइए क्या ऑप्शन होगा हमारा 10th का? यस, मैक्सिमम लोग ठीक बोल रहे हैं। यू कैन सी क्लियरली, एक मिनट, जूम करता हूँ ना तो थोड़ा सा वो हो जाता है, इसका स्लाइड का फर्क ना, थोड़ा सा उस साइड चला जाता है ये। यही है, इसको ज्यादा जूम करो ना तो वी आर एट 150, 125 पे करूँ तो ठीक ठाक है, विजिबल है इतना? ओके, फाइन। यस, तो 10th वाले का ऑप्शन मैक्सिमम लोग क्या बोल रहे हैं? कुछ लोगों का ए है, मैक्सिमम लोगों का बी है। कुछ ही रिस्पॉन्स आए हैं इस पे, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी, राइट। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को याद करो, ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में केस 3 थे हमारे, ठीक है, जिसमें हम हाईली इलास्टिक, लेस इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक, ये 3 केस लेके चलते थे। और हम ये देखते थे हाईली इलास्टिक में प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में क्या रिलेशन होगा, सिमिलरली लेस इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक के केस में प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो यहाँ पे जो गुड्स की डिमांड है वो इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक में डिग्री होती है इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। ओके, तो जब आपकी कमोडिटी की इलास्टिसिटी लेस देन 1 है ना, तो वहां पे ना आपका जो एक्सपेंडिचर और प्राइस के बीच में रिलेशन है ना, वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर आपका प्राइसेस बढ़ेगा तो आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, अगर आपके प्राइसेस कम हो जाएंगे तो एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा। ठीक है, वो इसलिए होता है बेटा क्योंकि लेस इलास्टिक के केस में डिमांड उतनी नहीं बदल रही है जितना प्राइस बदल रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, तुम क्या कर रहे हो, तुम 10 रुपए पे भी अच्छा खासा डिमांड कर रहे हो,
तुम 20 रुपए में भी अच्छा खासा डिमांड कर रहे हो, ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, तो ऑलमोस्ट क्या है, तुम्हारा एक्सपेंडिचर बढ़ा है, ठीक है, घटा हुआ नहीं है, क्योंकि तुमने क्या किया, डिमांड कम नहीं किया ना, ज्यादा थोड़ा सा ही कम किया है, तो एक्सपेंडिचर ना ज्यादा कम नहीं हुआ, ऑलमोस्ट बढ़ा रहा, ठीक है। तो इसीलिए इनइलास्टिक के केस में ना जो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर होता है उसके बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, प्राइसेस कम होंगे तो एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ, एंड मैक्सिमम लोगों का ठीक ही था, ठीक है। चलिए 11th वाले का एक बार स्टार्ट कीजिए, ऑप्शंस देना। ओके फाइन, सब एक ही वे में रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो ठीक ही है ये। और ये क्या रहा है, अगर हम प्राइसेस में कोई चेंज ना करें, regardless of the change in price, the quantity demand of a goods remain unchanged, then the demand curve for a good will be, prices को छोड़ो, मान लो तुम्हारा डिमांड बिल्कुल बदला ही नहीं, it remain unchanged, तो डिमांड जब बदला ही नहीं तो इलास्टिसिटी कितनी होती थी, इक्वल्स टू 0, राइट। एंड जब इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 0 होती थी तो डिमांड कर्व का शेप क्या होता था, वर्टिकल, राइट, परफेक्टली इन इलास्टिक, वेरी गुड, सबका सही है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सबका सही है। यस बढ़ते हैं आगे 12th ऑप्शन की तरफ। ओके यस 12th का बताइए, आप लोग का क्या कहना है। ओके दो आंसर्स मिले हैं और एक ही मत है दोनों का, कृतिका रितिका सही है, वेरी गुड, वेरी गुड ऋतु, सरबजीत आपका भी सही है, बाकी लोग भी सोचो। अगर ये ना सब्स्टिट्यूट गुड्स का रिलेशन पूछ रहा है तुमसे, सबका सही है, भावेश मयंक करेक्ट। अगर मैं पेप्सी के प्राइसेस बढ़ा दूं, ओके, तो मुझे कोका कोला की डिमांड पे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, सोचो। अगर तुमने पेप्सी के प्राइस बढ़ाए हैं तो पेप्सी की डिमांड तो कम, पर पेप्सी जैसा ही तो और भी है मार्केट में जिसकी डिमांड बढ़ जाएगी, वो होगा कोका कोला। और अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो नॉर्मल सी बात है, शिफ्ट होगा, क्योंकि ये अदर फैक्टर है ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स अदर फैक्टर होता है, अदर फैक्टर की वजह से शिफ्ट होता है। और अगर डिमांड बढ़ी है कोका कोला की, तो कोका कोला का जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, ठीक है। तो अमन अपने आंसर को ठीक करो, ए ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन में तुम कह रहे हो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, और सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में कभी भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता ही नहीं है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स और गिवन गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। पेप्सी के प्राइस बढ़ेंगे तो कोका कोला की डिमांड बढ़ेगी, कोका कोला का प्राइस बढ़ेगा तो पेप्सी का डिमांड ज्यादा होगा, तो होगा तो राइटवर्ड शिफ्ट, बिकॉज सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं ये, ठीक है। यस वेरी गुड, ट्राई करते हैं 50-60 एमसीक्यू आज कवर कर लें, और रिमेनिंग 50-60 हम नेक्स्ट में कर लेंगे, ठीक है। कम टू दी 13th वन, एक मिनट। यस 13th, all of the following are determinants of demand except 14th पे पहुंच गए ध्रुव, 13 का बताओ पहले। वैसे ठीक है ध्रुव 14th का भी। ओके तो एक मत होके सब एक ही रिस्पॉन्स दे रहे हैं, दैट मीन्स ये सही है, और नॉर्मल सी बात है, आई थिंक सबसे सिंपल एमसीक्यू है ये वाला, है ना, क्योंकि इसमें पूछा है सारे डिटरमिनेंट्स बताओ डिमांड के सिर्फ एक को छोड़ के, तो भाई सप्लाई का क्या काम है डिमांड में, सप्लाई का नाम कहाँ से आ गया डिमांड के केस में, तो नॉर्मल सी बात है, क्वांटिटी सप्लाई जो है वही है, जो डिटरमिनेंट्स नहीं है डिमांड का, ठीक है, वो सप्लाई का है,
So the B is the correct option. चलो आ जाओ 14 पे। 14 का बताना शुरू करें। ध्रुव राधा ऑलरेडी सही बता चुके हैं, बाकी लोग भी बताएं। ठीक है रितिका, वेरी गुड ऋतु, ठीक है मयंक, सरबजीत, जन्नत, ठीक है बेटा। क्या बोल क्या रहा है? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व फॉर सॉफ्ट ड्रिंक्स। मूवमेंट किसकी वजह से होता है? तो चलो ये फाइनली आप लोग को याद है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। नहीं तो इसको समझाने में पता नहीं मैंने कितनी बार रिपीट किया होगा, मूवमेंट शिफ्ट, मूवमेंट शिफ्ट। और कुछ ही चीजें हैं जो हमें याद रखनी है ना। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होता है जिसकी वजह से मूवमेंट हो जाता है। अब ये मूवमेंट दो तरीके का होता है, अपवर्ड डाउनवर्ड। अपवर्ड मूवमेंट को कंट्रैक्शन बोलते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट को एक्सपेंशन बोलते हैं। नॉर्मल सी बात है। तो जो मूवमेंट होता है ना वो तब होता है जब तुम्हारी क्वांटिटी डिमांड में चेंज होता है, ना कि डिमांड में। ठीक है, डिमांड में चेंज होने की वजह से शिफ्ट होता है। तो सबका ही सही है ये। 14 का जिन्होंने सी बोला है ना इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भावेश, उसको ठीक करो ऑप्शन को। 14 का सी होगा बेटा, बिकॉज अभी बताया मैंने मूवमेंट जो होता है ना डिमांड कर्व पे, वो तब होता है जब क्वांटिटी डिमांड बदलती है। ठीक है, ना कि जब डिमांड बदलेगा। जब डिमांड बदलता है तो शिफ्ट होता है। चलो एक बार आ जाओ 15th वाले पे अब। ठीक है यस 15th। If the price decreases relative to the price of Coke and 7-Up, the demand for, if the price of Pepsi decreases as compared to the price of Coke and 7-Up, तो पेप्सी के प्राइस डिक्रीज कर दिए गए हैं। पर यहाँ पे जो हमें रिलेशन पूछा है वो कोक और 7-Up से पूछा है, और ऑप्शन में भी कोक और 7-Up की इफेक्ट क्या पड़ा है वो बताना है। तो आप खुद सोचो। वैसे क्या ऑप्शन दे रहे हैं सब? मैक्सिमम लोग सी बोल रहे हैं ना। मैक्सिमम लोगों का क्या है एक बार देखो मैं जरा। ओके यस यस हाँ ठीक है, साफ साफ पता चल रहा है डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दोज हु सेड द डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है भाई, ध्यान से सोचो तब ऑप्शन दिया करो। यहाँ तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, इवन आप लोगों को रिकॉल करने की भी जरूरत नहीं है। ये तो जब हम नॉर्मल मार्केट में जाते हैं तभी भी जब हम ऐसे बिहेवियर करते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। क्या है ऑप्शन? देखो तुम्हारे पास पेप्सी रखा हुआ है, कोक है और 7-Up है। तीनों सब्स्टिट्यूट्स हैं, इतना तो आपको पता है ना। पेप्सी, कोक और 7-Up टेस्ट सिमिलर होता है, सब कुछ सेम है इसका। ठीक है, तो तुम खुद सोचो अगर पेप्सी का मैंने प्राइस घटा दिया है, कोक और 7-Up का नहीं घटाया है, पेप्सी का प्राइस घटाया है, तो तुम डिमांड किसकी बढ़ाओगे और किसकी कम करोगे? बहुत बेटर आप ही लोग जानते हो। ठीक है, तो अगर पेप्सी के प्राइस डिक्रीज हुए हैं तो फिर मैं पेप्सी की डिमांड ज्यादा करूंगा ना। कोक और 7-Up मैं क्यों खरीदूंगा? कोक और 7-Up के प्राइसेस में चेंजेस थोड़ी ना हुए हैं, पेप्सी के प्राइस में चेंज हुए हैं। तो कोक और 7-Up जो है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। 7-Up अलग होता है? अच्छा ओके बेटा, सॉफ्ट ड्रिंक्स का मार्केट ना ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। ठीक है, अब जो लोग पेप्सी को ज्यादा प्रेफर करते हैं वो लोग कोक और थम्स अप हाँ वो ले लेते हैं, प्रेफर कर लेते हैं। 7-Up थोड़ा सा डिफरेंस है मैं मानता हूँ, बट लेकिन काउंट उन्होंने सब्स्टिट्यूट्स में ही कर रखा है। ठीक है, बिकॉज आपको कोक और 7-Up दे दिया है तो कोक इज यस ओके। टेस्ट में ठीक है बेटा डिफरेंस होता है, बट इतना तुमसे वो नहीं दे रहे हैं कि भाई तुम एकदम से माइनर माइनर चीज की डिफरेंस निकाल के तुम बोल दो कि ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। वैसे तो पूरा सॉफ्ट ड्रिंक्स का मार्केट ही सब्स्टिट्यूट्स है। जो लोग पेप्सी लेने नहीं जाते ना, जिन लोगों को इतना वो नहीं होता कि चलो ठीक है पेप्सी नहीं है तो कोक भी ले लेंगे या उसके बिना नहीं चलेगा, उनको लिम्का दोगे वो लिम्का भी ले लेंगे। ठीक है, उनको 7-Up दे दोगे वो भी ले लेंगे, स्प्राइट भी ले लेंगे, फैंटा भी ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे। तो पूरा का पूरा सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट ही सब्स्टिट्यूट्स है। ठीक है, दो मुझे पता है माइनर भी तो डिफरेंस होता ही है,
बट बेटा यहाँ पे कोक, 7 अप और पेप्सी, ठीक है, इन्होंने सब्स्टिट्यूट्स गुड्स का ही वो कर रखा है, ठीक है। और आप कोई एक एक ऑप्शन तो चूज नहीं कर सकते। अब आप ये बोल दो कि कोक का डिक्रीज हो रहा है, 7 अप का डिक्रीज हो रहा है, आपको तो दोनों साथ लेके चलने हैं ना। तो कोक का तो नहीं बढ़ सकता, ठीक है, डिमांड। कोक का तो कम होगा ही होगा क्योंकि वो तो पेप्सी जैसा है, ठीक है। 7 अप को भी साथ में ले लिया है, तो तुम भी साथ में ले लो, कोक और 7 अप दोनों को इंक्रीज कर दो, ठीक है। उनकी उनकी डिमांड को डिक्रीज कर दो, सॉरी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो मैक्सिमम लोगों ने डी बोला था। अगर हम प्राइसेस पेप्सी के कम करेंगे तो पेप्सी की डिमांड ज्यादा हो जाएगी और कोक और 7 अप की कम हो जाएगी। द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, फाइन, आगे बढ़ते हैं अब। आ जाओ 16th पे। कुछ लोग सी बोल रहे हैं, एक ऑप्शन ए का भी आया है, मैक्सिमम लोग सी के साथ हैं। चलो देखते हैं, पढ़ो इसको क्या है ध्यान से। यस, इफ द गुड इज लग्जरी, इनकम इलास्टिसिटी विल बी, ये मैंने पहले ही बता दिया है। जब हमने इंफीरियर गुड्स किया था तो उसमें इनकम इलास्टिसिटी पढ़ के मैंने आपको बता दिया था कि लग्जरियस गुड्स जो ऑलमोस्ट होंगे उनकी इलास्टिसिटी कितनी होगी। सो लग्जरियस गुड्स वो होते हैं जिनका इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो सबसे पहली बात तो ऑप्शन ए होगा या सी होगा, ठीक है। तो चलो पॉजिटिव तो ए और सी दोनों हैं, तो दो ऑप्शन तो हमारे कट गए, बी और डी, ठीक है। अब सोचो, लग्जरियस गुड्स है, तो अगर तुम छोटा सा भी चेंज करोगे इनकम में ना, तो बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा उनकी डिमांड, ठीक है, बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। यही होता ही है और नॉर्मल सी बात है। सपोज करो तुमने बजट मान के चला है 30,000 का अप्रोक्स एक एलसीडी खरीदोगे, ठीक है। अब तुम्हारा बजट थोड़ा सा ना हिल गया है, तुम्हें वो मिल रहा है 32 to 33,000 का, तो तुमने होल्ड कर लिया डिमांड, एंड एलसीडी इज लग्जरियस गुड्स, ठीक है। बट सपोज करो मैं उसके प्राइसेस 30,000 से 29 या 28 कर दूं, कितनी ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी, सोचो। जिन लोगों का बजट 30,000 के अप्रॉक्स था फॉर परचेजिंग अ एलसीडी टीवी, अगर मैं उसकी प्राइसेस को 1,000 भी कर दूं, तो कितना बड़ा स्कोप हो जाएगा मार्केट में डिमांड का। सो द ग्रेटर देन वन, ठीक है। और वहीं अगर मैं थोड़ा सा इंक्रीज भी कर दूं ना प्राइस, तो कंज्यूमर होल्ड कर देंगे मार्केट में डिमांड को। क्यों? क्योंकि वो ये सोचेंगे कि ये लग्जरियस गुड्स है, नेसेसिटी नहीं है। तो अगर हम 3-4 महीने ना भी खरीदे तो चलेगा, थोड़े टाइम पीरियड के लिए रुक जाते हैं, जब सस्ता हो जाएगा तब खरीद लेंगे। तो हमेशा याद रखना बेटा, पॉजिटिव गुड्स के लग्जरियस गुड्स के केस में ना इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है और ग्रेटर देन 1। ओके, तो 16 इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं 17th पे। 17th का, ओके, ओके फाइन, ठीक है, बताइए 17 का क्या होगा ऑप्शन। वेरी गुड, सबका सही है। कर लो डिवाइड भाई। तुम्हें दे रखा है प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, नहीं, अभी जो ये बी ऑप्शन जो बोल रहे हैं ना उनका गलत है। ध्यान से देखो, तुम क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, डिवाइड करो। परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये फॉर्मूला था। 25 डिवाइड बाय 22 कर दो। बेटा बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो नॉर्मल सी बात है, वैल्यू तो ग्रेटर देन 1 ही आएगी, है ना। वैल्यू तो ग्रेटर देन 1 ही आएगा। तो कर लो एक बार, बता दो। वैसे मैक्सिमम लोगों का सही है, द इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1. So if elasticity is greater than 1, so the demand will be highly elastic, right? जो लोग इनइलास्टिक बोल रहे थे वो गलत है, ठीक है। इनइलास्टिक हो ही नहीं सकता बेटा। 25 डिवाइड बाय 22, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। आगे बढ़ते हैं।
ओके 18th का बताना स्टार्ट करें। 18th का बताइए अब, ठीक है। अभी हमने किया जैसा ऊपर वाला था, ध्यान से पढ़ो। इसमें ना तुम्हारा कॉन्सेप्ट टेस्टिंग किया जा रहा है, ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे सिर्फ एक ही, सिर्फ निकालना नहीं है वैल्यू, तुम्हें और भी कुछ चेक करना है। ध्यान से आंसर दो। वैसे तो सबका ठीक आ रहा है, वेरी गुड। सब ठीक बोल रहे हैं, वेरी गुड। अभी तक मुझे लगा नहीं किसी का एक का भी अलग सा कोई रिस्पॉन्स। अच्छा चलो, सबका रिस्पॉन्स ठीक है, दैट मीन्स सबने वैल्यू ठीक निकाली है। अब मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये है कि वाई पॉजिटिव 0.25, वाई नॉट माइनस का 0.25? आंसर दीजिए। पॉजिटिव वाला 0.25 ही क्यों, नेगेटिव वाला 0.25 क्यों नहीं? चैट बॉक्स में डाल दो, मैं वेट कर लूंगा। अब वॉइस नहीं आ रही थी। कॉन्सेप्ट बताओ मुझे, ये पॉजिटिव वाला 0.25 ही क्यों, नेगेटिव वाला 0.25 क्यों नहीं? कृतिका इज सेइंग इंक्रीज हो रहा है, ओके। राधा कह रही है सर उसके वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है। ओके फाइन, ठीक है बेटा, पॉजिटिव में आ रही है तो पॉजिटिव लगा दिया, बट पॉजिटिव क्यों आ रही है उसकी वैल्यू? पॉजिटिव क्यों आ रही है उसकी वैल्यू? लॉ ऑफ डिमांड नहीं होगा बेटा, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं होगा। तुम बोल तो रहे हो पार्शली ठीक, सब बोल रहे हो ठीक है, बट वो पार्शली ठीक है, कंप्लीटली ठीक नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट बताओ। पॉजिटिव है वो मुझे पता है बेटा, वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, बट पता है क्यों आ रही है वैल्यू पॉजिटिव, वो बताओ ना। पॉजिटिव वैल्यू क्यों आ रही है? लॉ ऑफ डिमांड रीजन नहीं होगा यहाँ। लॉ ऑफ डिमांड यहाँ रीजन नहीं है। भावेश कह रहे हैं उसकी वैल्यू पॉजिटिव में है इसलिए वैल्यू पॉजिटिव में। ऐसे ना जो डिमांड होता है उसकी भी वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है, हम नेगेटिव साइन इग्नोर करते हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो होगा। इनवर्स रिलेशन, तो बेटा इनवर्स रिलेशन अगर हुआ तो फिर तो नेगेटिव आना चाहिए साइन, है ना ध्रुव? अगर इनवर्स रिलेशन हुआ तो फिर तो नेगेटिव साइन होना चाहिए। चलो अब मैं बताता हूँ फाइनली। आज महक कहाँ है? महक का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है भाई। महक आर यू देयर? वेरी गुड, वेरी गुड। कृतिका, पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन डिमांड फॉर गिवन एंड प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, वेरी गुड। ये है एग्जैक्ट आंसर, यही तो चाहिए था। वेरी गुड कृतिका। रीजन क्या है बेटा? मुझे पता है वैल्यू बढ़ रही है, दोनों ही इंक्रीज हो रहा है, प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है और क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, बट ये ना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं है, ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है। और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, और हैवी कौन सा? सब्स्टिट्यूट गुड्स का, चिकन है और मटन है, ठीक है। चिकन एंड मटन बोथ आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। इफ बोथ आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो अगर चिकन के प्राइसेस बढ़े तो मटन की डिमांड बढ़ जाएगी, मटन के प्राइसेस बढ़े तो चिकन की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है, इसलिए तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है। ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है और ना ही एक नॉर्मल गिवन गुड्स है, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है, इसलिए तुम्हारा पॉजिटिव में आया है बेटा। अगर ये तुम्हारा सिर्फ एक नॉर्मल कमोडिटी होता ना तो फिर तुम्हारा डिमांड कम होता अगर प्राइसेस बढ़ते तो। So the correct reason is why the sign is positive in 0.25, because the goods are substitute goods, and if the prices of one substitute goods increases, the other substitute goods demand will increase. Okay, तो यहाँ पे वही हो रहा है। वेरी गुड कृतिका, यही था सटीक कॉन्सेप्ट, एकदम करेक्ट कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। 19th आ जाओ, 19th पे आ जाओ अब। अगेन टोटल एक्सपेंडिचर, बट अब यहाँ पे तुमसे पूछ रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा किस केस में, पॉसिबिलिटी कौन कौन है। ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, ठीक है, ध्यान से पढ़ो एक बार। वैसे राधा एकदम सही बात है, आपका ऑप्शन ठीक है। अभी तक एक रिस्पॉन्स आया है और एकदम ठीक है।
बाकी लोग भी पढ़े। क्या कह रहे हैं? डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक एंड प्राइस फॉल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, जब डिमांड यूनिटरी इलास्टिक होता है तो टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है, चाहे प्राइसेस बढ़े चाहे प्राइसेस कम रहे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन डिलीट करो। सेकंड ऑप्शन, डिमांड इज इलास्टिक एंड प्राइस राइजेस। ठीक है, प्राइस बढ़ता है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, बट इलास्टिक के केस में नहीं होगा। इलास्टिक के केस में अगर प्राइसेस बढ़ा तो टोटल एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए, क्योंकि इलास्टिसिटी के केस में व्हेन डिमांड इज इलास्टिक तो प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, तो आपका प्राइस बढ़ने के साथ साथ एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर कम होगा। बी ऑप्शन डिलीटेड। वेरी गुड, जिन्होंने भी 9th का डी बोला है ना, इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर बी वाला ऑप्शन नहीं है ना तो बेटा अल्टीमेटली डी वाला ही ऑप्शन होगा। सी वाला क्या कह रहे हैं? डिमांड इज इनइलास्टिक एंड प्राइस फॉल्स। बेटा अगर तुम्हारा डिमांड इनइलास्टिक है ना और प्राइस कम हुआ है तो तुम्हारा एक्सपेंडिचर भी कम होना चाहिए, क्योंकि इनइलास्टिक गुड्स के केस में एक्सपेंडिचर और प्राइस के बीच में ना पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो होगा तो सी या डी में से कोई ही एक, बट प्राइस फॉल होगा तब एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए या प्राइस बढ़ेगा तब एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए? तो बार बार मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि रिलेशनशिप पॉजिटिव है इन इलास्टिक गुड्स के केस में, तो अगर प्राइस बढ़े तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अपने कॉन्सेप्ट्स को, जो भी आपने नोट्स में लिखा था उसको देखना और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एमसीक्यूज और कॉन्सेप्ट साथ लेके चलना नॉट पॉसिबल, तभी मैं बीच बीच में कॉन्सेप्ट नहीं दिखा पा रहा हूँ। ठीक है, अब तो ये ऐसा है कि आपने पढ़ा, आपने रिवाइज किया, अब आप टेस्ट दे रहे हो तरीके से। यू आर टेस्टिंग योर कॉन्सेप्ट, यू आर टेस्टिंग योर नॉलेज। ओके, आ जाओ 20th पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज करेक्ट? कौन सा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का करेक्ट है? वेरी गुड ध्रुव, वेरी गुड राधा। सिंपल है, ध्यान से पढ़ो और सब सही दो बेटा, ध्यान से पढ़ो और डाउट आने तो पूछो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नहीं समझ में आया चलेगा, बट जब सब खत्म हो जाएगा तब नहीं समझ में आया तब नहीं चलेगा ना। अभी तो यू नो वी आर फेस टू फेस, तो आप अपनी सुना सकते हो, मैं अपनी बता सकता हूँ, फिर नहीं हो पाएगा। ओके, तो जितने डाउट्स है अभी क्लियर कर लो और पढ़ो। पढ़ने के साथ साथ, समझाने के साथ साथ डाउट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, कभी भी डिपेंडेंट बन के नहीं रहना चाहिए। ओके, तो एज यू आर सेइंग मैक्सिमम पीपल आर सेइंग द डी ऑप्शन, तो एकदम सही बात है, एकदम सही है। पढ़ ले एक बार। क्या कह रहा है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में? पहला ऑप्शन कह रहा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स हाउ मच द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ गुड रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन प्राइस। बिल्कुल ठीक बात है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई तो यही कहता है। ठीक है, देन कह रहा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज कंप्यूटेड एज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बेटा जैसे ही आपको ए और बी ऑप्शन ठीक लग गए ना, तो चुपचाप से ना डी वाला ऑप्शन करेक्ट कर दिया करो, ऑल ऑफ द अबव। तुम्हें दो ऑप्शंस मिल चुके हैं जो सही हैं, तुम्हें तीसरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ओके, नॉर्मल सी बात है। तो दो तो सही हैं, ठीक है, दो परफेक्ट है एकदम। सी वाला क्या कह रहा है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन द लॉन्ग रन वुड बी डिफरेंट। ये भी नॉर्मल सी बात है, मैंने तो आपको बताया ही था जब हमने वो किया था टाइम पीरियड वाला कॉन्सेप्ट इलास्टिसिटी में। लॉन्ग रन में हमारा इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा बदल जाता है ना, क्योंकि टाइम पीरियड बढ़ गया, कितने सारी चीजें चेंज हो सकते हैं, कितने वेरिएबल्स फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे। बट शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं, तो फिर हम उतना चेंज नहीं कर सकते इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है डिफरेंट होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। और वैसे भी बताऊं, अगर तुम्हारा एमसीक्यूज जैसे है ये सारा, ठीक है, और दो तीन एमसीक्यूज हैं जिसमें ऑल ऑफ द वाले ऑप्शंस हैं, तो एक या दो ऐसा होगा ही जिसमें ऑल ऑफ द अबव होगा। मेजोरिटी चलती भी ऐसी है कि जो ऑल ऑफ द अबव वाला क्वेश्चन आता है ना, उसमें ऑल ऑफ द अबव ही सही आंसर होता है। ठीक है,
रेयर टू रेयरेस्ट होते हैं जब वो रिपीट करते हैं कि ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। अरे भाई सब में ऑल ऑफ द अबव थोड़ी ना हो जाएगा जब वो रिपीट कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो एक से दो में ऑल ऑफ द अबव चल सकता है, बट फिर वो भी सोचेंगे कि बच्चे ये पैटर्न ना वो कर लें फॉलो कि इसमें ऑल ऑफ द अबव। तो जितने भी एमसीक्यूज हैं अगर ऐसे वाले तो सब में ऑल ऑफ द अबव, तो ऐसा नहीं होता। अभी तक हमारे पास एक ही केस ऐसा आया है ऑल ऑफ द अबव का, तो इसीलिए दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट 21। पढ़ते हैं एक बार 21 को। कहाँ गया? देखो 21 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब यार चलो पढ़ो, बताओ कौन सा इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू यू। कोई लोग डी कह रहे हैं, कोई लोग ए कह रहे हैं। बताओ भाई 21, दोनों में से कोई सा ऑप्शन नहीं जो तुम बोल रहे हो ना, ए और डी। ध्यान से पढ़ो इसको, ये कॉन्सेप्ट टेस्ट करना चाह रहा है तुम्हारा। ठीक है, ये इतना डायरेक्ट नहीं है। अरे वाह, ध्रुव सही है, राधा ठीक है। चलो बाकी लोग बताएं। महक आप क्यों रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे हो आज, क्या हो गया आज? ठीक है कृतिका, ऋतु बिल्कुल ठीक है। अब देखो अपने ऑप्शंस को, ए वाला तुमने देख लिया। क्या है इसमें? यार ये ना, चलो ओके एक बार पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। सो जिन्होंने भी सी ऑप्शन दिया है इज द करेक्ट। ठीक है, बट पढ़ते हैं अब क्या है। ए वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, व्हेन द गुड्स आर सब्स्टिट्यूट्स अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन लीड्स टू अ फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट सब्स्टिट्यूट्स। वेरी गुड, ठीक है, ये तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में अगर एक का प्राइस कम हो रहा है तो दूसरी क्वांटिटी की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि अब लोग वो गुड्स खरीदेंगे जिनके प्राइसेस कम हो गए। ठीक है, दूसरा गुड वो नहीं खरीदेंगे जिनके प्राइसेस कम ही नहीं हुए। तो ए इज द करेक्ट। ठीक है, बी ऑप्शन कह रहा है व्हेन द कमोडिटीज आर कॉम्प्लीमेंट अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन विल कॉज द डिमांड फॉर अदर्स टू राइज। नो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो अगर एक के प्राइस कम हुए हैं ना तो दूसरे का डिमांड जो है ना वो नॉर्मली हमारा क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। विल कॉज द डिमांड ऑफ अदर्स टू राइज। हाँ मतलब ये ठीक है स्टेटमेंट, दिस इज करेक्ट। सॉरी दिस इज करेक्ट, ये इनकरेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है। इनवर्स रिलेशनशिप ही है, क्योंकि एक गुड्स के प्राइस कम हुए हैं तो दूसरे का डिमांड बढ़ गया है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में यही होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। सी ऑप्शन पढ़ो, इनकम बढ़ गई तो डिमांड फॉर द कमोडिटी इंक्रीज ऑलवेज। ऑलवेज पे फोकस करो बेटा। ऑलवेज का मतलब होता है क्या इनकम बढ़ेगी तो हमेशा एक कमोडिटी की डिमांड बढ़ेगी। हाँ, और अगर इनकम कम हो गई तो सब गुड्स की डिमांड हमेशा कम हो जाएगी। नो, दिस इज इनकरेक्ट। हमें पता है कमोडिटी दो टाइप की होती है। ठीक है, बेसिक और लग्जरियस, जिसको हम नॉर्मल और इंफीरियर गुड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल और इंफीरियर लेके चलते हैं। इंफीरियर गुड्स की अगर इनकम बढ़ी ना, इनकम अगर कंज्यूमर की बढ़ी ना तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड नहीं बढ़ेगी। ठीक है, इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। तो सी इज द इनकरेक्ट। ऐसा नहीं होता, हमें हमें खुद को भी ये बात पता है। ऐसे बहुत सारे गुड्स हैं हमारी लाइफ में, जब इनकम बढ़ने के साथ हम उसको कंज्यूम नहीं करते हैं। ठीक है, हम उसको छोड़ देते हैं उनका कंजम्पशन, क्योंकि अब वो हमारे लिए वर्थ नहीं है, हम उससे बेटर खरीद सकते हैं। ठीक है, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं बेटा, थोड़ा स्लो हो गए हम। चलो 22 का बताओ। अब 22 में मेरे ख्याल से तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ना आर्क इलास्टिसिटी लगानी है। आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला देख लो, नोट करवाया था मैंने, ठीक है, और निकाल दो एक बार। अच्छा सबने निकाल लिया है, ओके। वैसे ना यहाँ पे ना तुम कोई सा भी लगा सकते हो, बट स्पेसिफिकली आर्क इलास्टिसिटी ही बोला है तो वही लगाना है, ठीक है। पेपर में तो पूछा नहीं जाएगा, है ना, पेपर में तो कोई सा भी तुम मेथड मेंशन कर दो, आंसर तो सबसे एक ही आना चाहिए, तो चाहे तुम सर आर्क लगाओ। यस सर पेपर में अगर जैसे इसमें लिखा है कि आर्क मेथड यूज करना है, हाँ तो हम तो जी, वहाँ पे कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं क्योंकि आंसर सबसे सेम ही आएगा, और आपको सब्जेक्टिव नहीं है पेपर तो आपको शो नहीं करना वहां पे, उनको बस ऑप्शन से मतलब है। वैसे सेम ही आया, तुम लोगों ने कौन सा मेथड लगाया, आर्क वाला ही लगाया है? चलो अपना मेथड्स बताओ एक बार चैट में, कि सेम ही आ रहा होगा ना, चाहे कोई सा भी मेथड लगाया हो। आर्क ही लगाया है वैसे सबने, ठीक है, ओके। हाँ आर्क वाला भी सिंपल है, क्योंकि मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया था, हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया था, क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, बट फॉर्मूला भी तो सिंपल ही था ना, डायरेक्ट था फॉर्मूला। पी P1 और Q पहचान लो और फॉर्मूला में पुट कर दो, सबने आर्क ही लगाया है। तुम ना इसको प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज से भी करना, देखना सेम ही आएगा, 0.8 ही आएगा। अगर 22 हो गया हो तो 23 भी कर लो, वो भी आर्क इलास्टिसिटी ही है, ठीक है। ठीक है, निकाले सब 23 का भी। आगे बढ़ा नहीं आंसर आपका, ध्रुव का 24 और 25 पे पहुंच गए ध्रुव, चलो आएंगे उस पे। ओके तो यस वैल्यूज जो थी वो आप लोगों ने बता दी है, ठीक है महक, करेक्ट। ओके तो सबका ही सही है, जो लोग 23 का 1.25 बोल रहे हैं ना, तो इज द करेक्ट आंसर, ठीक है एकदम वही आई। मैंने कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैंने आपके ऊपर ही रिलाई कर रहा हूँ, क्योंकि आप सबका सेम आ रहा है, ठीक है, तो सेम आ रहा है तो दैट मीन सबने सेम ही कैलकुलेट किया है। कोई डाउट आए तो बताना इस क्वेश्चन में। यस आगे बढ़े, 23 हो गया, 24 पे आते हैं, चलिए 24। When the numerical value of cross elasticity between two good is very high, it means what? बताएं बेटा। अच्छा ओके ठीक है। क्या कह रहा है, क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन टू गुड्स इज वेरी हाई न्यूमेरिकल वैल्यू, तो अगर क्रॉस इलास्टिसिटी बहुत हाई है दोनों के बीच में, तो दैट मीन्स वो लोग ना सब्स्टिट्यूट होंगे। हाँ सब्स्टिट्यूट्स हैं, और क्योंकि हाई है बहुत ज्यादा तो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बहुत ज्यादा ही होगी। यस परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री तो होगा ही नहीं, सबसे पहली बात, ठीक है। पर goods are perfect complements and therefore have to be used together, no. The goods are perfect substitutes and can be used with the ease in place of one another, हाँ हो सकता है, but there is a high degree of substitutability between the two goods. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ही यही होता है कि अगर उसकी वैल्यू हाई आई है तो वो सब्सटीट्यूट गुड्स है, प्लस उसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, ठीक है। और
बी वाला ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की बात कर रहे हैं, बट हम जो पढ़ते हैं ना वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की बात करते हैं। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में ना जो हमारा ये डिमांड कर्व का शेप होता है वो हमारा ना स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। यस, ओके, देन वी हैव सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 24th का सी इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज हाई होने का मतलब ही यही है कि आप ज्यादा सब्स्टिट्यूट कर सकते हो एक गुड्स को दूसरे गुड्स से, ठीक है। अब बढ़ते हैं 25th पे, चलो। अच्छा, आर्क इलास्टिसिटी फिर से, ये तो हर जगह आर्क आर्क ही बोल रहा है, तुम कोई सा भी लगा लो बेटा। 25th का कह क्या रहे हैं ऑप्शन में आप सब? ओके, राधा का ऋतु का सेम ही है रिस्पॉन्स, चलिए बताइए। ये मैंने स्पेशली रखा था कि आप लोग ही कैलकुलेट करो, ठीक है। इस पे मैंने फोकस भी नहीं डाला एक बार, बिकॉज सिंपल है ये सब तो ना, मतलब आप लोग कर सकते हो ये सब, यही तो आप लोगों ने परफेक्टली तरीके से किया था जिसमें सबका आंसर सही आता था। चलो, 2-3 रिस्पॉन्स मिले अभी तक मुझे इस क्वेश्चन के लिए, बाकी लोग भी बताएं क्या है ऑप्शन। Google raises the price. Okay. Fine. बढ़े आगे। आगे किस किस के रिस्पॉन्स आए हैं देखो, मैंने भी कैलकुलेट कर लिया जब तक यहाँ पे एक बार। अब देखते हैं आंसर, सबका सही है, यही आ रहा है। 25th का आपका 3 इज द वैल्यू। ओके, आर्क इलास्टिसिटी ही लगाना, ठीक है अगर बोला है तो, बिकॉज फॉर्मूला सिंपल है और फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करनी होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेथड तो जो बोले वही लगाना। गलती के स्कोप कम हो जाते हैं फिर, है ना, अकॉर्डिंग टू द जो क्वेश्चन हम चले तो स्कोप कम हो जाता है। यस, 26, if electricity demand is inelastic and electricity charges increases, तो क्या इफेक्ट होना चाहिए फिर बताइए। 26 का राधा से स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन राधा ने जो बोला है। ओके ठीक है राधा, नॉर्मल सी बात है ना, इनइलास्टिक है अगर तो तुम्हारा प्राइस में जितना चेंज हुआ क्वांटिटी में उतना चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो बताओ भाई, गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही राधा के? बाकी लोगों का क्या कहना है? बताओ बताओ। 26। यस, ठीक है जन्नत। ध्रुव सही है। बताओ भाई बाकी लोग भी, महक, कृतिका, ऋतु, मयंक। सृष्टि के रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहे आज तो। क्या हुआ सृष्टि, आज लॉस्ट हो क्या इन क्वेश्चंस में?
ओके, तो फाइनली देख लेते हैं इसका सही आंसर। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्यों? क्योंकि वो क्या कह रहा है, देखो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी इनइलास्टिक है। अगर इनइलास्टिक है तो तुम प्राइस में कितना भी चेंज करो, डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं होगा। नॉर्मल सी बात है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वांटिटी डिमांड विल फॉल बाय रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट। स्मॉल अमाउंट से तुम्हारा क्वांटिटी डिमांड बदलेगा, ज्यादा चेंज नहीं होगा। इतना तो हमें भी पता है, इनइलास्टिक की केस में क्वांटिटी डिमांड जो होती है वो बहुत ही कम रिस्पॉन्सिवनेस होती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन तो सबको ही पता होना चाहिए इसका। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। ओ ओ वेट, सांगा। ये हो गया हमारा 26। अब बढ़ते हैं 27 पे। ये लो बताओ 27। सपोज द डिमांड फॉर मील्स एट अ मीडियम प्राइस रेस्टोरेंट इज इलास्टिक। If the management of the restaurant is considering raises prices, it can expect a relatively, बताएं बेटा क्या होगा? यहाँ पे तुम्हारा प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप चल रहा है ना, और ये मीडियम प्राइस रेस्टोरेंट है। मीडियम प्राइस रेस्टोरेंट है, ये भी ध्यान रखो। ठीक है, बताएं सब। फाइन। दो ही तीन इसमें आंसर आया अभी मुझे इसके। क्या हुआ बेटा, इसमें क्या दिक्कत हो रहा है? नॉर्मल सी बात है ना, इसने बोला है कि तुम्हें एक मीडियम प्राइस रेस्टोरेंट है, ठीक है, उसकी जो डिमांड तुम्हें ना, उसकी इलास्टिसिटी तुम्हें पहले ही बोल दी है कि वो इलास्टिक है। अब इलास्टिक में तो आपको खुद पता है क्या होता है, प्राइसेस अगर बढ़ाओगे तो क्वांटिटी डिमांड में भी ज्यादा चेंज होगा। ठीक है, और अगर प्राइसेस में छोटा सा चेंज करोगे तो क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा चेंज होगा। अब वो तुम बढ़ाओगे या घटाओगे वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैनेजमेंट सोच रही है कि हम प्राइसेस को ना बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, तुम्हारी क्वांटिटी डिमांडेड फॉल करेगी, और वो ज्यादा क्वांटिटी से फॉल करेगी ना, क्योंकि डिमांड क्या है, इलास्टिक है। तुम्हें पहले ही दे दिया है डिमांड इज इलास्टिक। तो यहाँ पे अगर छोटा सा चेंज करोगे प्राइस में तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज होगा। गॉट इट? तो तुमने यहाँ पे प्राइसेस कम किए, उसकी वजह से तुम्हारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बहुत ही ज्यादा ही कम हो गया। ठीक है, प्राइसेस को छोटा सा इंक्रीज किया है। तो आगे बढ़ते हैं 28 में आपका क्या कहना है, बताओ। ट्वेंटी एट वाले में मैं रीजन भी पूछूंगा क्यों है आपका ये जो ऑप्शन आप बोल रहे हो, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है। फिर सोचो क्या होना चाहिए। ओके ठीक है, राधा और कृतिका ऑप्शन जो आप बोल रहे हो वो ठीक है। ठीक है, बाकी लोग बताएं, फिर रीजन पे आते हैं। हाँ, पॉइंट इलास्टिसिटी में हम लोअर और अपर सेगमेंट मेजर करते हैं, बट यहाँ पे लोअर और अपर सेगमेंट की तो बात ही नहीं करी गई ना। एक पॉइंट और था जो मैंने आपको नोट करवाया था, वो कॉन्सेप्ट होगा इसमें। बट रिमेनिंग लोग, क्या बात है भाई, अब रिस्पॉन्स आने क्यों बंद हो चुके हैं? वैसे मैं देख रहा हूँ पार्टिसिपेंट्स कम हो रहे हैं, क्या हो गया? एमसीक्यूज इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे अब?
बताओ भाई, जिसको पता हो बताओ, अदरवाइज अब मैं यहाँ पे डिस्कशन करता हूँ फिर। 28 का बेटा सी इज द करेक्ट ऑप्शन, जैसा आपने बताया, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। बट रीजन पता है क्या है, आप लोगों को नहीं ध्यान होगा, मैं रिकॉल करा देता हूँ। वो पॉइंट मैंने लिखवाया था आपको पॉइंट इलास्टिसिटी में, ज्योमेट्रिक मेथड में, ठीक है, कि जब हमारा प्राइसेस में इनफाइनाइटली स्मॉल चेंजेस होते हैं, प्राइसेस या डिमांड इनफाइनाइटली मतलब बदल तो कितना भी सकता है, पर छोटे छोटे रेट से, ठीक है, स्मॉल चेंजेस जब पॉसिबल होते हैं, तब आपका ना वहां पे पॉइंट इलास्टिसिटी बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है मेजर करना, ठीक है। अब आप ए ऑप्शन में देखो, आपने ए ऑप्शन में ना जो बुक स्टोर पे जो नोट्स बुक की प्राइस है उसको ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। तो यार डबल कोई स्मॉल चेंज तो होता नहीं है, डबल तो बहुत बड़ा चेंज है। 50 का 100% कर दिया तुमने। Similarly, a restaurant is considering lowering the prices of its most expensive dishes by 50%. तो चेंज तो इसमें भी हुआ है, बट लेकिन रिलेटिवली स्मॉल चेंज नहीं है, ये भी बहुत बड़ा चेंज है। 50% कम कर दिया तुमने सीधा, ठीक है, सोच रहे हो 1% भी नहीं, 2% भी नहीं, 10% भी नहीं, सीधा 50% कम कर दिया तुमने प्राइसेस को, ठीक है। सी ऑप्शन में ना तो हमें परसेंटेज बताया है, ना कोई हमें ये बताया है कि पहले कितने थे प्राइसेस और अब कितने हैं। तो मैं सिंपली बोला है 100 रुपए से प्राइस कम हो गए, तो ठीक है भाई 100 रुपए से। और ये भी तो देखो, कार है वो, कार, ठीक है, कार के प्राइसेस 100 रुपए कम किए हैं। कौन सी बड़ी बात हो गई अगर कार के प्राइसेस 100 रुपए कम कर दिए तो? ये कोई चेंज होता है? कार के प्राइस में 100 रुपए चेंज होना, ये भी कोई चेंज है? हाँ, तो सी इज द वाई सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज दिस इज वेरी स्मॉल चेंज, वेरी वेरी स्मॉल चेंज, ओके। एंड पॉइंट इलास्टिसिटी इज यूजफुल टू मेजर जब आपका रिलेटिवली स्मॉल चेंजेस होते हैं गुड्स में, ठीक है, प्राइस में, डिमांड में, तब आपका पॉइंट इलास्टिसिटी यूजफुल होता है। तो दिस दैट इज वाई सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब आते हैं 29th पे। 29th में टोटल रेवेन्यू पूछा है, बट टोटल रेवेन्यू को आप टोटल एक्सपेंडिचर से ही रिलेट करो, क्योंकि आप जो खर्चा कर रहे हो ना वो सप्लायर के लिए रेवेन्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर बात बराबर है। अब आप मुझे बताओ, अगर प्राइसेस डिक्रीज कर दिए जाएं तो हमारा टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा, ये किस केस में होता है? तो ये वो केस है जहां पे इनवर्स रिलेशनशिप चल रहा है इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इन द एक्सपेंडिचर ऑफ कमोडिटी। सो ध्यान से इसका मुझे आंसर बताओ, कौन सा ये है क्वेश्चन 29, ठीक है। 29 का ऑप्शन बताएंगे बेटा। 29 पे आ जाओ, बताओ क्या कहना है तुम्हारा 29 के बारे में। इनवर्स रिलेशनशिप है यहाँ पे टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस के बीच में। कौन से केस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस के केस में? जब इलास्टिसिटी ज्यादा हो या कम हो? बताएं बेटा, जल्दी बताएं। एक का ही रिस्पॉन्स यहाँ पे अभी आया कृतिका का, और ठीक है, ठीक है कृतिका, ऋतु ठीक है एकदम। क्या हो गया बाकी स्टूडेंट्स को, आज क्यों इतने लेथार्जिक बने बैठे हो वहाँ? अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन आस्क, हाँ मैं समझाऊंगा, बट लेकिन रिस्पॉन्स तो दो, गलती होगा गलती, कोई दिक्कत नहीं है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले बात तो ध्यान रखो, टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रेवेन्यू बात बराबर है, और प्राइस के साथ में हम इसका रिलेशनशिप देख रहे हैं। तो यहाँ पे पहले तो बात है, क्वेश्चन में इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, इनवर्स रिलेशन की बात कर रहा है क्योंकि प्राइसेस कम कर दिए हैं हमने, तो उसकी वजह से टोटल रेवेन्यू बढ़ गया है। वो होता है आपका जब आपका इलास्टिसिटी क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। जब ज्यादा होती है इलास्टिसिटी तब हमारा इनवर्स रिलेशन होता है एक्सपेंडिचर और प्राइस के बीच में, ठीक है।
तो इलास्टिसिटी ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विल बी ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब सिमिलरली 30 का बता दो। अभी तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब तुम बताओ 30 का। कब हमारा प्राइस का बढ़ने के साथ साथ टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होना चाहिए, कब? तो सबसे पहली बात तो पॉजिटिव रिलेशन है क्वेश्चन में। पॉजिटिव रिलेशन अभी मैंने बताया कब होता है, जब, वेरी गुड, ठीक है। तो जो लोग ये ऑप्शन बोल रहे हैं इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बिकॉज लेस इलास्टिसिटी के केस में आपका पॉजिटिव रिलेशन होता है इन द एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एंड इन द प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 31st, demand for a goods will tend to be more elastic if it exhibits which of the following characters? कौन से केस में आपका डिमांड जो होगा गुड्स का वो बहुत ज्यादा हाईली इलास्टिक होगा, मोर इलास्टिक? बताओ। 31 चल रहा है ना? हाँ 31, बताएं, सोचो। कौन सा केस होगा जब हमारा जो डिमांड है वो हाईली इलास्टिक होना चाहिए? यस, ठीक है कृतिका। बाकी लोग? वेरी गुड, ठीक है जन्नत। और बताएं भाई बाकी लोग का है। चलो फटाफट अब देख लेते हैं। ठीक है, तुम छोटा सा पार्ट इनकम का स्पेंड करते हो जिस गुड्स पे, वहां पे इलास्टिसिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि तुम बहुत एक स्मॉल पोर्शन स्पेंड कर रहे हो। ठीक है, तो स्मॉल पोर्शन हम कौन से गुड्स पे स्पेंड करते हैं? बेसिक कमोडिटी पे, और बेसिक कमोडिटी की इलास्टिसिटी लेस होती है। ठीक है, सेकंड केस जहां पे इलास्टिस गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स ज्यादा होंगे, ऑब्वियस सी बात है वहां पे तुम ज्यादा ऑप्शंस है कि तुम सब्स्टिट्यूट को रिप्लेस कर सकते हो, तो वहां पे इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। क्योंकि अगर सपोज करो टी के प्राइसेस बढ़े तो लोग कॉफी पे शिफ्ट कर जाएंगे, कॉफी के प्राइसेस बढ़े तो लोग टी पे शिफ्ट हो जाएंगे। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेसेसिटी के केस में होता नहीं है, मैंने आपको अभी बता दिया है। ठीक है, और टाइम पीरियड भी ज्यादा होना चाहिए। छोटे से टाइम पीरियड में ना इलास्टिसिटी भी छोटी ही रहती है, बिकॉज सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल, सो यू कैन नॉट चेंज फिक्स्ड फैक्टर्स, यू कैन ओनली चेंज वेरिएबल फैक्टर्स। ओके, इसकी बात हो गई क्या? नहीं, अब ये वाला बताओ, ये इसका ऑपोजिट 32, जस्ट इसका ऑपोजिट। किस गुड्स के केस में इन इलास्टिसिटी होगी? किस केस में जो एक गुड्स की है उसकी इन इलास्टिसिटी होगी, बताएं। वेरी गुड ऋतु, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया, बाकी लोगों का क्या कहना है भाई? कृतिका, जन्नत, महक? यस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जहां पे आप स्मॉल परसेंट ऑफ इनकम स्पेंड कर रहा है कंज्यूमर, दैट मीन्स वो ना बेसिक कमोडिटी है। ठीक है, तो बेसिक कमोडिटी जो है वो नेसेसिटीज है, और नेसेसिटीज के केस में डिमांड कर्व इनइलास्टिक होता है। गॉट इट? 33 का निकाल लो बेटा एक बार, और ऑप्शन बता दो जब तक मैं भी यहाँ सॉल्व कर लूँ। 33 का बताएंगे।
कर लो सॉल्व और बता दो। इसका ना मैंने मेथड का ना डायरेक्टली फॉर्मूला लिखवाया था, Q1 माइनस क्यू डिवाइड बाय Q1 प्लस क्यू मल्टीप्लाई P1 प्लस P डिवाइड बाय P1 माइनस P। ठीक है, फॉर्मूला था इसका। सर रिपीट कर दीजिए एक हाँ बार मैं फिर से। रिपीट कर रहा हूँ, 1 मिनट बस। हाँ मैं इनफैक्ट आपको शो ही कर देता हूँ, रुको ना। एक मिनट रुको, मैं ना शो कर देता हूँ यहाँ पे वो फॉर्मूला। माउस को क्या हो गया? मैं बताता हूँ बेटा एक बार, हाँ वो फॉर्मूला इसमें। ये देखो बेटा, दिस इज द आर्क इलास्टिसिटी मेथड का फॉर्मूला। ठीक है, आर्क मेथड ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला देखो आप, Q1 माइनस क्यू डिवाइड बाय Q1 प्लस क्यू, राइट, इनटू P1 प्लस P एंड डिवाइड बाय P1 माइनस P। अब ये नोट कर लो और फिर बताओ सॉल्व कर। ऋतु आपका ठीक है? चलो अब हम आते हैं फिर से एमसीक्यू पे, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। यस, अब बताओ मुझे। कंज्यूमर की इनकम जो है वो 30,000 से 36,000। इनकम इलास्टिसिटी आपको निकालना था, वैसे तो इनकम इलास्टिसिटी भी सिंपल था। ठीक है, आर्क इलास्टिसिटी यहाँ पे लिख दिया, इनकम से भी निकल जाएगा। अच्छा बेटा आप निकाल लेना, ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, कंज्यूमर की इनकम जो है वो 30,000 से 36,000 हो गई है। ठीक है, तो 30,000 से अगर 36,000 हो गई है तो उसकी वजह से कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है वो 25 सीडी से 30 सीडी हो गई है, तो नॉर्मल सी बात है बढ़ेगी। आपका ना यहाँ पे ऑप्शन होगा 1। ठीक है, अब वैल्यू 1 होगी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ओके, 34th बताना बेटा एक बार, कंज्यूमर बिहेवियर वाला है, सिंपल है, हमने लास्ट क्लास में ही बात करी है ना। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब होता है, जब देखो जब मैंने वो रिलेशनशिप लिखवाया था,
यस, वेरी गुड। ठीक है, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है तो हमारा क्या होता है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है उस पे, ठीक है, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। Which one is not an assumption of the theory of demand based on the analysis of indifference curve? इनमें से कौन सा जो है वो assumption नहीं है indifference curve का? अगर आपको पढ़ना हो consumer behavior with the help of indifference curve analysis, तो इसमें से कौन सा option नहीं होगा, उसका कौन सा assumption नहीं है? If you remember, तो मैंने आपको cardinal utility के assumptions करवाए। तो इसमें से एक अजम्पशन ऐसा है जो कार्डिनल यूटिलिटी का है, वो ऑर्डिनल का है ही नहीं, ठीक है? वो कौन सा है? यस, ठीक है ऋतु। प्रेफरेंसेस तो हम ऑर्डिनल यूटिलिटी में ही देते थे प्रेफरेंसेस, ठीक है, तो वो तो आपका ए तो होगा ही। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमने ऑर्डिनल यूटिलिटी में ही बात करी थी, तो वो भी ऑप्शन होगा, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो था ना बेटा, वो आपका कार्डिनल अप्रोच में था। इफ यू रिमेंबर, तो मैंने अजम्पशन में भी लिखवाया था, है ना, कार्डिनल यूटिलिटी के। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है ना, वो कार्डिनल अप्रोच में पढ़ा जाता है, वो ऑर्डिनल यूटिलिटी में नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। तो सी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, मतलब लाइक सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस आंसर, पर लेकिन सी जो है वो उसका अजम्पशन नहीं है, ठीक है। अब आते हैं सीधा 36 पे। बताएं, इंडिफरेंस कर्व के स्लोप्स डाउनवर्ड होने का मतलब क्या है? इंडिफरेंस कर्व क्या मेजर करता था? दो कमोडिटी को कुछ इस तरीके से कंज्यूम कीजिए कि आपका सेटिस्फैक्शन दोनों से क्या हो जाए? यस, करेक्ट ऑप्शन इज ए, वेरी गुड। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, यही बात करी थी हमने इंडिफरेंस कर्व में, कि इंडिफरेंस कर्व क्या था? इट मेजर्स द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स वेयर अ कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। इंडिफरेंस कर्व का मतलब ये है कि जहां पे कंज्यूमर इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट का मतलब क्या है? उसको दोनों गुड से सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और वो उसको कम मिल रहा है जब वो एक को ज्यादा कंज्यूम कर रहा है और दूसरे को कम कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 37 पे आ जाए। 37 का बताओ, ध्यान से सोचना, 37 का ध्यान से आंसर देना। इन्होंने क्या किया है, एक स्टील प्लांट है, वहां के ना जो वर्कर्स हैं उनकी वेजेस बढ़ा दिए। तो वेजेस बढ़ाने से मार्केट सप्लाई पे क्या इफेक्ट आएगा? खुद सोचो, वेजेस बढ़ाने से सप्लाई पे क्या इफेक्ट आना चाहिए? ऑप्शन दूं? या तो ए होगा या तो बी होगा, सी और डी नहीं होंगे। बिकॉज सी और डी में वो पर मंथ, भाई हमें टाइम पीरियड नहीं दिया है, तो फिर हम तुम्हें टाइम पीरियड के हिसाब से कैसे बताते? तो सी और डी इज द इनकरेक्ट, ठीक है, बचा ए और बी। बताओ आप लोग। ऋतु का कहना है ए। बता ही नहीं रहे हो ना आज, तो जो है ठीक है। लेट मी टेल यू, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ए करेक्ट ऑप्शन इसलिए है बिकॉज वेजेस बढ़े। वेजेस बढ़ाने से क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, सामान जो बन के तैयार होगा, ठीक है, वहां पे वेजेस भी पे करना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो जितना ज्यादा तुम सैलरी दोगे अपने एम्प्लॉयज को, अपने वेजेस दोगे तुम अपने वर्कर्स को, तो वो नॉर्मल सी बात है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तुम्हारा बढ़ जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम यही तो इंक्लूड करते हैं, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, है ना, मटेरियल की कॉस्ट, ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड किए जाते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। तो भाई तुम अगर वेजेस बढ़ा रहे हो तो तुम्हारा लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा,
प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा तो सप्लाई भी कम हो जाएगी, ठीक है, और सप्लाई कम हो जाएगी तो सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। गॉट इट? क्योंकि जितनी भी कमाई होगी सेल करने के बाद मैक्सिमम पोर्शन अब हमें उसमें से वेजेस देना पड़ेगा लोगों को, तो ये खर्चा ही हो गया ना कंपनी के लिए, तो सप्लायर के लिए, ठीक है। तो ये बात है। आगे बढ़ते हैं 38 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? साफ साफ पता चल रहा है। वेरी गुड ऋतु, वेरी गुड जन्नत, एकदम सही बात है। अभी बात कर ली ना हमने, इंफीरियर गुड्स जो होते हैं उनके बीच में इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है, पॉजिटिव नहीं होती। पॉजिटिव नॉर्मल गुड्स के केस में होते हैं। इनकम बढ़ी, इंफीरियर गुड्स के डिमांड कम होने चाहिए, बढ़ने नहीं चाहिए। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 40 तक आज कर लेते हैं, 2 एमसीक्यूज और बस जस्ट वाइंड अप करते हैं, ठीक है। मुझे रिस्पॉन्स यहाँ पे 2 ही स्टूडेंट्स के आ ही रहे हैं, बाकी पता नहीं क्या है, मेरे ख्याल से प्रेजेंट हो गए भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे तो भाई या तो फिर आप लोग ज्यादा ही होशियार हो या फिर एकदम कह सकते हैं कि आपको इसका है ही नहीं, कि मतलब पार्टिसिपेशन ही नहीं देना। 39th का बता दो। सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ स्टैम्प कलेक्टेड बाय लिटिल बॉय गिव हिम ग्रेटर एंड ग्रेटर सेटिस्फैक्शन। दिस इज अ क्लियर केस ऑफ जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता रहता है उससे मिलने वाले सक्सेसिव यूनिट से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होता रहता है। बट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बताएं? हाँ है तो लॉ ऑफ डीएमयू ही, बट क्या यहाँ पे लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई हो रहा है या वॉयलेट हो रहा है? यहाँ पे लॉ ऑफ डीएमयू वॉयलेट हो रहा है। अगर वो सक्सेसिव यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है किसी भी कमोडिटी की, वो छोटा बच्चा, तो यार जैसे जैसे वो यूनिट कंज्यूम कर रहा है उसका सेटिस्फैक्शन तो गिरना चाहिए। ये उसका मैक्सिमाइज कैसे हो रहा है सेटिस्फैक्शन? वो चीज नहीं होनी चाहिए ना। तो ये क्लियर केस है वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, जहां पे लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई ही नहीं हो रहा। लॉ ऑफ डीएमयू कहता है जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाते हैं उनसे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होता रहता है, क्योंकि टेंडेंसी पेट भर रहा है, तुम कम खाना चाहोगे, है ना। तो इसलिए सेटिस्फैक्शन जब कम होता है तो हम कम प्रेफर करते हैं वो गुड्स। तो ये दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डीएमयू। गॉट इट? सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। 40 का बता दो बेटा। अगर हम एक्सपेक्ट करें कि हमारा फ्यूचर में जो प्राइसेस है वो बढ़ जाएंगे, तो वो भी राइस के, तो what will happen in the rice market if buyers are expecting higher prices in the near future? तो अगर बायर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगे, तो अभी डिमांड ज्यादा हो जानी चाहिए, है ना। डिमांड फॉर राइस विल इंक्रीज एंड डिमांड कर्व शिफ्ट राइट। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोगों का क्या कहना है? ऋतु भी वही कह रही है ए ऑप्शन, कृतिका भी वही कह रहे हैं ए ऑप्शन, जन्नत का भी ऑप्शन। बिल्कुल सही बात है ना यार। अगर फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगे तो फ्यूचर में डिमांड कम हो जाएगी, अभी ज्यादा हो जाएगी। और ये है अदर फैक्टर, है ना। तो अदर फैक्टर तो शिफ्ट लेके आएगा। ऊपर से ये अभी डिमांड बढ़ा रहा है, तो डिमांड बढ़ रहा है तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आज होल्ड करते हैं अब, ठीक है। वाइंड अप करते हैं क्लास को। 40 एमसीक्यूज डन, रिमेनिंग 80 एमसीक्यूज आर लेफ्ट। ट्राई करेंगे उस क्लास में जल्दी जल्दी कवर कर ले, ठीक है, जितना भी हो जाए। और बाकी के अगर चलो मान लो 5-10 बचे भी रह गए तो आप लोग उसको कर लेना, ठीक है। डाउट हुआ तो हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, ओके। बाकी देख ही रहे हो आप, मॉडरेट लेवल भी है, इजी लेवल भी है, टफ लेवल तो अभी तक एक भी एमसीक्यूज नहीं था, और आप लोगों को पता ही था ऑलमोस्ट आंसर, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर लो। आप क्या करो अभी ना, आपको 3 दिन का छुट्टी मिलेगा, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, ठीक है। थर्सडे से फिर रेगुलर क्लास है हमारी। बीच में शेड्यूल थोड़ा बिजी है तो इसलिए अब आपका कल नहीं है, ट्यूसडे नहीं है, वेंसडे नहीं है, ठीक है। 3 दिन में आप अपने एमसीक्यूज पूरे कर लो, रिविजन मार लो एक बार तीनों यूनिट के, डिमांड के, सप्लाई के और कंज्यूमर के, ठीक है। और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस एमसीक्यूज के साथ और विद न्यू यूनिट प्रोडक्शन के साथ, ठीक है। ये खत्म होगा और हम प्रोडक्शन स्टार्ट कर लेंगे। बट जल्दी भगाना पड़ेगा बेटा, इतना स्लो नहीं कर सकते, ठीक है। सिलेबस का भी देखना। और फिर बात ये ना, 2 पार्ट है हमारे पास, कोई है तो नहीं कि एक ही पार्ट है।
2 पार्ट है तो उसको भी तो देखना है ना। तो आप लोग जल्दी-जल्दी पढ़ो, ऐसे ही रिस्पॉन्ड किया करो, एक्टिव रहो, ठीक है? और डाउट आए तो पूछा करो, ऐसे क्लास से चले जाते हैं लोग, डाउट नहीं पूछते हैं, तो ऐसे थोड़ी ना क्लियर होता है। फेस ऑफ करना चाहिए ना चीज़ों को, समझाने के लिए तो मैं बैठा ही हूँ। तो चलो बेटा टेक केयर हाँ, वी आर वाइंडिंग अप फॉर टुडे, ठीक है? मिलते हैं थर्सडे को। चलिए टेक केयर हाँ।